सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट क्लास की हम बात करेंगे, तो लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने प्लास्टिड को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। क्लोरोप्लास्ट वगैरह ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, स्ट्रक्चर देख लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आगे के जो हमारे सेल ऑर्गेनेली हैं उसकी यदि हम बात करें तो हम लोग आज समझेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके थे, हम लोग प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे के सेल ऑर्गेनेली को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो सेल ऑर्गेनेल रहेगा, वो है राइबोसोम को समझते हैं पहले। राइबोसोम राइबोसोम की यदि बात करें तो राइबोसोम में हमने प्रोकैरियोटिक राइबोसोम समझ लिया था। हम यहाँ पर यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करेंगे। केमिकली किसका बना होता है ये? केमिकली मेड अप ऑफ केमिकली मेड अप ऑफ राइबोसोम केमिकली बना है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का। इसका मतलब है इसमें दो चीजें रहेंगी। एक तो आपका आरएनए रहेगा और दूसरा प्रोटीन होगा। इनसे बना है आपका राइबोसोम। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है, यूकैरियोटिक राइबोसोम is made up of is made up of या made up of two subunit, और वो यूनिट कौन कौन सी हैं? एक तो है लार्जर और एक है स्मॉलर। लार्जर है 60s, स्मॉलर है 40s। एक बार बना देते हैं इनको हम। जैसे ये हो गई आपकी लार्जर सब यूनिट और ये हो गया स्मॉलर सब यूनिट, और ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगी, फ्यूज कर जाएंगी। और फ्यूज करके बनाएंगी 80s की सब यूनिट। देखिए, तो ये जो दो सब यूनिट है लार्जर और स्मॉलर, ये आपस में फ्यूज कर जाएगी। और हमने आपको बताया था इनके ज्वाइंट करने के लिए एक आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो आयन इनकी ज्वाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है मैग्नीशियम आयन। तो यहाँ पर मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होगी, और इसका कितना कंसेंट्रेशन चाहिए होगा? मैग्नीशियम आयन का जो कंसेंट्रेशन है वो है 0.01 मोलर। इतना चाहिए मैग्नीशियम आयन, जिससे ये ज्वाइन करेगा जब ये कंसेंट्रेशन रहेगी। और ज्वाइन कब करता है ये? ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ज्वाइन कर जाएगा और ज्वाइन करके बना लेगा ये राइबोसोम, जो कि होगा 80
एस टाइप। अब ये ATS कैसे बनेगा ये बात हमें पता है, क्योंकि हम आपको प्रोकैरियोट वाले सेक्शन में ये चीज समझा चुके हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, ये हो गया आपका यूकैरियोटिक राइबोसोम। इसके बाद इसका फंक्शन और देख लेते हैं। इसका फंक्शन यदि देखोगे तो ये किसके लिए होता है, ये होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ देखा जाता है, ये फाउंड इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में रहेगा। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे रहेगा। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे रहेगा। और जिस पे रहेगा उसको बोलेंगे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा कहाँ रहेगा, ये साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा, और क्लोरोप्लास्ट में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखा जाता है। तो इसको नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं। ये तो हमने राइबोसोम समझ लिया, राइबोसोम का फंक्शन समझ लिया, और राइबोसोम की लोकेशन देख ली। अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली को डिस्कस करने जा रहे हैं, और जो अगला हमारा सेल ऑर्गेनेली है वो है न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। न्यूक्लियस की डिस्कवरी पता ही है आपको, किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। न्यूक्लियस जो है ये सेल का ब्रेन भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। इसको हम सेल का ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन दे कैरी करता है न्यूक्लियस। तो इसमें क्या होता है, दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल। इसमें जेनेटिक मटेरियल देखा जाएगा। एक बार हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए, न्यूक्लियस में ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें आपको दो लेयर दिखाई दे रही हैं। एक तो ये होगा ये आउटर, इसको बोलेंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अंदर वाला जो है ये हो गया इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इन दोनों को मिला के बोला जाता है कैरियो थीका। इन्हें मिला के बोलते हैं कैरियो थीका। इसके अंदर जो स्पेस देखने को मिल रहा है, कैरियो थीका में जो कैरियोथीका में आपको जो स्पेस देखने को मिल रहा है, इस स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है ये। इनके बीच में जो ये आपको पोर्स दिखाई दे रहे हैं, ये 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 जो पोर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं हम
न्यूक्लियर पोर, ठीक है जी। और मेम्ब्रेन के अंदर चलो, अब चलो इस मेम्ब्रेन के अंदर चलते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पर ये फ्लूइड भरा हुआ रहेगा और इसके अंदर काफी सारी चीजें होंगी। इस पूरे को मिला के हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियो प्लाज्म, न्यूक्लियो प्लाज्म, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अलावा इसमें एक कंडेंस स्ट्रक्चर देखा जाता है। तो उस डार्क कंडेंस स्ट्रक्चर की यदि बात करेंगे, ये जो डार्क कंडेंस स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ये किसके लिए होता है? ये होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एंड राइबोसोम की फॉर्मेशन यही कराता है, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ अटैच रहेगा क्रोमेटिन मटेरियल। एक तो ये जो पेरिफेरली देखा जाएगा, जो पेरिफेरली होगा इस तरीके से, ये कंडेंसली या डेंसली अरेंज होगा बहुत ज्यादा। और इसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है। बाकी कुछ इसके अंदर रहेगा जो लूजली पैक्ड रहेगा। इसको बोलेंगे यूक्रोमेटिन। और यही मिलके बनाता है क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। यही है आपका जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा न्यूक्लियस में आपके पास कुछ आयंस भी हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम वगैरह, मैग्नीशियम वगैरह, ये आयन रहेंगे। इसमें राइबोसोम देखा जा सकता है, प्रोटीन वगैरह देखे जा सकते हैं, ठीक है। आरएनए हो सकता है। ये सारी चीजें भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस। इसको आप लोग ड्रॉ कर लें, ड्रॉ करें इसे। फिर हम आगे क्रोमेटिन मटेरियल की बात करेंगे। इसमें जैसे कि हमने देखा कि न्यूक्लियस में क्रोमेटिन मटेरियल देखा जा रहा है, तो हम उस क्रोमेटिन मटेरियल को समझ लेते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल दो चीजों से मिलकर बना है। इसमें एक तो है आपका डीएनए और दूसरा होता है बेसिक प्रोटीन। डीएनए और बेसिक प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन दो तरह के होते हैं इसमें। एक होते हैं स्ट्रक्चरल, दूसरे होते हैं नॉन स्ट्रक्चरल या फंक्शनल। एक है स्ट्रक्चरल और दूसरे हैं फंक्शनल। स्ट्रक्चरल प्रोटीन की यदि बात करें तो इसमें आपका आता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन फिर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन में हमारे पास आता है H1, H2A, H2B,
H3 और H4, H1, H2A, H2B, H3 और H4, ये 5 तरह के हैं हिस्टोन प्रोटीन। अब देखो इसमें से होगा क्या, डीएनए की जो लेंथ है वो है लगभग 2 मीटर की, 2 मीटर लंबा डीएनए है हमारे न्यूक्लियस में। डीएनए की यदि बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए किन किन चीजों से मिलकर बना है। इट इज मेड अप ऑफ 2 चेन ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लियोटाइड की 2 चेन से मिलके बना है, ठीक है। और ये जो हर एक चेन की यदि हम बात करें, ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ, ये किससे बना होता है, मेड अप ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड, हर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड कई सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनता है। और डीएनए की लेंथ कितनी होती है, इसकी यदि लेंथ देखोगे अराउंड 2 मीटर। तो आप देख लो 2 मीटर लंबा डीएनए है और एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर वो 2 मीटर लंबा डीएनए रहेगा। तो कैसे रहेगा ये 2 मीटर लंबा डीएनए उस छोटे से न्यूक्लियस में, तो वो डीएनए इन प्रोटीन के साथ, हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैक हो जाता है। और पैक होके जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रोमेटिन मटेरियल। इसकी पैकिंग को हमें यहाँ नहीं पढ़ना, इसकी पैकिंग को हम आपको जो 10th क्लास आपकी आएगी उसमें जो पोर्शन आएगा वहां पर हम कवर कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्रोमेटिन मटेरियल का कॉम्पोजिशन पढ़ना था तो वो हमने पढ़ लिया। डीएनए का कॉम्पोजिशन क्या है, डीएनए बना है पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन से, उस चेन में है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किन किन चीजों से बना होता है, ये सारी बातें हम लोग 10th क्लास में समझेंगे जहां पर हम डीएनए वाला पोर्शन कवर करेंगे। तो ये हमारा हो गया क्रोमेटिन मटेरियल। अब हम इसके कुछ फंक्शन लिखते हैं न्यूक्लियस के, कि न्यूक्लियस के क्या क्या काम होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। तो हम समझेंगे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो अब हम लोग समझेंगे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो इसके फंक्शन 1 बाय 1 लिख लेते हैं। जैसे न्यूक्लियस क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। तो हम लिख सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियस में आपका डीएनए का फॉर्मेशन होता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। इसके अलावा ये हेल्प करता है प्रोटीन फॉर्मेशन में, तो हेल्प इन प्रोटीन फॉर्मेशन। इसके अलावा जो सेल की फंक्शनिंग है उसको रेगुलेट करता है, रेगुलेट सेल फंक्शनिंग। ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन लाएगा ताकि ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सके।
तो रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन एंड इवोल्यूशन, ये कुछ फंक्शन है न्यूक्लियस के। तो ये सारे लिख लें आप, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो आज की क्लास में हमने अपना न्यूक्लियस कवर कर लिया, न्यूक्लियस पढ़ लिया, राइबोसोम पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और लाइसोसोम वगैरह के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक करके रखेंगे, बाकी कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में।